जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे विश्व में जो सिक्योरिटी संबंधी हालात हैं और विभिन्न देश अपने अपने हिसाब से अपनी रक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, रक्षा तैयारियों को बढ़ा रहे हैं। उसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे और भारत पर भी इसके होने वाले प्रभावों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इस विषय में सबसे पहले चलते हैं हम अपने ही पड़ोस में चीन। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि चीन के पास एक विश्व की बेहतरीन सेना है और जो समय के साथ चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। और इसी डेवलपमेंट के तहत यानी कि सेना के पुनर्गठन के तहत चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को, जो कि दिसंबर 2015 में तैयार की गई थी, को अप्रैल 2024 में डिसबैंड कर दिया है और उसकी जगह चाइना लाया है इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। दोस्तों, ये स्टडी सपोर्ट फोर्स थी क्या और इसे चाइना ने भंग क्यों कर दिया, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। बेसिकली यह चाइनीज आर्मी की एक सैन्य शाखा थी जिसे उन्होंने 2015 में पीएलए की अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और साइकोलॉजिकल वारफेयर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक ओवरऑल हिस्से के रूप में सशस्त्र बलों को इकट्ठा करने या एकीकृत करने के लिए बनाया था। लेकिन दोस्तों, यह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार हुए और इन सब चीज़ों के चलते चाइनीज प्रीमियर ने फैसला किया इसको डिसबैंड करने का और मॉडर्न वारफेयर की ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स का गठन किया गया है। और दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स फिफ्थ जनरेशन वारफेयर में यानी कि मॉडर्न वारफेयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, इस पुनर्गठन के बाद में पीएलए में 4 सर्विसेज बची हैं, जिनमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और चौथी है रॉकेट फोर्स। और 3 यूनिटें एसएसएफ यानी स्टडी सपोर्ट फोर्स और संयुक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स से अलग हो गई हैं। चाइनीज आर्मी के विशेषज्ञों का कहना है कि इस पुनर्गठन ने पीएलए की रणनीतिक क्षमताओं पर चाइनीज प्रीमियम के डायरेक्ट नियंत्रण को बढ़ा दिया है और चाइनीज आर्मी को एआई और अन्य नई टेक्नोलॉजी के बेहतर महारत करने की चीन की जो महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है, जिसे वह इंटेलिजेंट वारफेयर का नाम देता है, उसकी तरफ बढ़ाने का एक कदम है। यानी कि आने वाले समय में चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध के मैदानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं आज के युद्ध सिर्फ और सिर्फ सेना के द्वारा दुश्मन के आमने सामने बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, बल्कि वह बॉर्डर से कहीं दूर बैठ करके इंफॉर्मेशन के माध्यम से लड़े जाते हैं और दूसरे देश को बड़े पैमाने पर डैमेज किया जाता है। आज के युद्धों में तो सेना सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह गई है। इकोनॉमिक वॉर ने सैनिक वॉर की जगह ले ली है और इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना, उसको बर्बाद करना बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भारी पड़ जाता है और चाइना उस दिशा में बढ़ रहा है। और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स अपने आप में इसके नाम से ही पता चलता है, बेसिकली दुश्मन के दिमाग से खेलने वाली फोर्स के रूप में डेवलप की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स को लीड कौन करेगा, इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, जिन कमांडर्स ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को लीड किया था वो कमांडर्स अब फ्री हैं और वो इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स को ही लीड करेंगे। यानी कि एसएफएफ के डिप्टी कमांडर बीयूको को नई यूनिट का कमांडर नियुक्त किया गया है, जबकि एसएफएफ के पॉलिटिकल कमीशन ली वी को सूचना सहायता बल में उसी भूमिका में लाया गया है जिस भूमिका में वो स्टैटिक सपोर्ट फोर्स में थे। अब दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट तो बनाई ही क्यों गई, इसका बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार और दूसरा कारण था इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के आने का, क्योंकि एसएफएफ अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी थी। यह कोई संतोषजनक व्यवस्था भी नहीं थी और इसने चाइनीज प्रीमियर के महत्वपूर्ण कार्यों की विजिबिलिटी को कम कर दिया था और वास्तव में अंतरिक्ष में, साइबर में और नेटवर्क रक्षा बलों के बीच समन्वय में कोई सुधार इसके द्वारा नहीं हुआ था। इसके चलते इसको तो ख़त्म करने का फैसला किया ही जाना था। तो चाइना में वैसे भी फैसले तेज होते हैं और चाइना ने टाइमली इस फैसले को करके बता दिया कि उसने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के क्षेत्र में नए सिरे से बड़े पैमाने पर कदम रख लिया है, जिसे वो इंटेलिजेंट वॉरफेयर के नाम से जानता है। इस नए बदलावों के बाद भी सेना पे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण पहले की तरह ही बना रहेगा।
मैंने बताया कि ली वेई को इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स की तरह ही पॉलिटिकल कमिश्नर बना दिया गया है, यानी कि जो कमांडर्स स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में काम कर रहे थे वही कमांडर्स इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स में भी काम करेंगे। और दोस्तों यह पुनर्गठन एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका अपने अपने प्रभुत्व के लिए आमने सामने हैं और साइबर युद्ध अपने आप में एक नए वॉर जोन में बदल गया है। पिछले कुछ समय में यानी कि मार्च में ही अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने चीन पर लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए साइबर गतिविधियों को यूज करने का आरोप भी लगाया था। अब दोस्तों अगर चाइना ये सब कर रहा है तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली इस समय हम लोग लोकसभा इलेक्शन करा रहे हैं और हमारी पहली प्रायोरिटी लोकसभा इलेक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत ने भी बड़े बड़े फैसले किए हैं और अपनी सेनाओं के कंप्लीटली स्वदेशीकरण और अपने ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार, जिनमें मेक इन इंडिया भी शामिल हैं, जिसके जरिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, को भी शुरू किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा क्षमताओं में भारत को मजबूती प्रदान करना और रक्षा के क्षेत्र में मिलिट्री हथियारों के क्षेत्र में देश को एक आयातक से एक निर्यातक के रूप में बदलना है। अब दोस्तों इस समय देश में लोकसभा इलेक्शन चले हुए हैं और जून में सरकार नए सिरे से काम करना शुरू कर देगी और भारत को भी अपने रक्षा के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने भी अपने बॉर्डर्स को और ख़ास तौर से चीन पर लगते हुए बॉर्डर्स में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया है। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके देश में ही हथियारों के निर्माण में तेजी लाए हैं। इसके अलावा बॉर्डर इलाके में सड़कें, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास शुरू कर दिया है या बड़े पैमाने पर विकास किया है। थिएटर कमांड में भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। यह अभी तक बातचीत के लेवल पर ही है, ग्राउंड पर कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया है, लेकिन थिएटर कमांड की तरफ जिस तरह से हम चले हुए हैं ना दोस्तों, आने वाले समय में हम लोग थिएटर कमांड का भी यूज करेंगे। यानी कि रक्षा तैयारियों में हम भी चाइना से पीछे नहीं रह रहे हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग भी अपने तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि लड़ाई में सिर्फ 2 देश या 3 देश या 4 देश या कुछ और देश शामिल होते हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। लड़ाई यानी कि वॉर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत तरीक़ों से लड़ाई लड़ी जाती हैं। जैसे चाइना और अमेरिका आज विश्व में अपने प्रभुत्व के लेकर के आमने सामने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो लड़ाई के मैदान में भी आमने सामने हैं, लड़ ही रहे हैं, नहीं। वो एक तरह के कोल्ड वार जैसी हालात में है जहां वो डायरेक्टली लड़ नहीं रहे हैं और एक दूसरे को फंसाने के लिए घूमते रहते हैं। अब इसी के लिए जहाँ चाइना और अमेरिका के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो फिर उनको आपस में टकराने के लिए क्या करना होगा, या यूएसए चाइना को कंट्रोल कैसे करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आज आपको दे रहा हूँ। दोस्तों चाइना से मुकाबले के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है और इस योजना में अगले 10 साल में 300 से भी ज़्यादा F-35 लड़ाकू विमान इस इलाके में तैनात होंगे। ऐसा नहीं है अमेरिका इन्हें खुद तैनात करने जा रहा है, बल्कि वह इन 300 लड़ाकू विमानों को अपने साथी देशों को सौंपेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं। यानी कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन देशों से F-35 विमान ऑपरेट कर पाएंगे और चाइना की बढ़ती हुई आक्रामक गतिविधियों में क्षेत्र में लगाम लगेगी। इसी के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को 2020 में सिंगापुर के लिए 12 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग विमानों की बिक्री की मंजूरी दी थी। लेकिन लॉकहीड मार्टिन को ही क्यों? क्योंकि F-35 विमानों का निर्माण ही लॉकहीड मार्टिन कंपनी करती है। इनमें से 4 विमानों को 2026 तक सिंगापुर को सौंप दिया जाएगा और सिंगापुर की वायुसेना अपने बेड़े में अगली पीढ़ी के विमानों को शामिल कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर F-35 का अधिग्रहण किया जाना है। सिंगापुर अभी F-16 का यूज कर रहा है, जिन्हें 2030 के दशक के मध्य तक सेना से बाहर करने का प्लानिंग है।
लॉकहीड मार्टिन के अनुसार 2035 तक 300 से भी ज़्यादा F-35 विमान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होंगे। और ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर दिया, उन देशों के हैंड ओवर कर दिया, बात खत्म, इतना ही नहीं है। इन विमानों की कार्यकुशलता, रखरखाव और मरम्मत के लिए भी कंपनी ने एक योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी ने 3 फाइनल असेंबली और चेकआउट सुविधाओं में से एक को जापान के नागोया में बनाया है, जबकि उत्तरी एशिया क्षेत्र रखरखाव, मरम्मत, ओवरहोल और अपग्रेड का केंद्र भी नागोया में पहले से ही है, जिसे 2020 में पूरा कर लिया गया था। यहाँ पर जापाना एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी वायुसेना के विमानों को सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने बताया है कि हमारे मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंध मिशन का जारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों, F-35 ही क्यों बन रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र की पहली पसंद? इसका जवाब यह है दोस्तों कि आज की दुनिया में कोई भी अकेले जंग में नहीं जा रहा है, बल्कि यह एक गठबंधन की क्षमता निर्माण है। यानी कि दुनिया भर के कई देश मिलकर जंग में जाएंगे, और अगर कई देश मिलकर जंग में जाएंगे और वो अलग अलग हथियारों का प्रयोग कर रहे होंगे, तो सेनाएं उस लेवल पे इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगी जिस लेवल पे होना चाहिए। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये सब मिलकर के एक गठबंधन बना करके लड़ाई में जाने का फैसला करते हैं। और वहाँ पे चलता है पता कि ये सारे के सारे देश अलग अलग कंपनी के लड़ाकू विमानों का यूज कर रहे हैं, इनके पायलट्स अलग अलग विमानों को उड़ाने में एक्सपर्ट हैं। तो वो पायलट कभी भी आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर लड़ाकू विमान अलग तरीके से काम करेगा, और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य ट्रुप्स की अदला बदली भी नहीं हो पाएगी लड़ाई के क्षेत्र में। इसके चलते कोशिश की जा रही है कि जितने भी सहयोगी देश हैं वो एक ही विमान का प्रयोग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे जापानी F-35 को उड़ाने के लिए अमेरिकन पायलट का यूज किया जा सके, और अमेरिकन F-35 को उड़ाने के लिए सिंगापुर का पायलट भी युद्ध के मैदान में ऑलरेडी तैयार रहे। इसी खूबी के चलते F-35 का भविष्य में होने वाले संघर्षों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल होने वाली है। यानी कि निश्चित रूप से अगर भविष्य की दुनिया है जहाँ कई देशों से बनी गठबंधन सेना में एक तरह से युद्ध में जाने का फैसला होता है, तो किसी भी पायलट को किसी भी F-35 में भेजा जा सकता है, और उसके लिए अमेरिकी या किसी देश विशेष का होना जरूरी नहीं होगा, जिसके लिए सभी के लिए, यानी कि आज की भाषा में बोलें तो इंडो पैसिफिक में मित्र देशों के लिए F-35 सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। और इंडो पैसिफिक में अगर टकराव होता है तो वह सिर्फ चाइना से होगा, सिर्फ चाइना से होगा, सिर्फ चाइना से होगा। और इसके अलावा एक बात और भी है, चाइना पहले ही विश्व में सबसे बड़ी नेवी बना चुका है। यहाँ ध्यान रखना, मैं सबसे ताकतवर नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी नेवी की बात कर रहा हूँ। और आने वाले वर्षों में पूरी उम्मीद है कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ी एयरफोर्स भी बना चुका होगा, जिसमें चाइना हर साल 100 J-20 फाइटर जेट बना रहा है, जबकि लॉकहीड मार्टिन प्रति वर्ष 135 F-35 का उत्पादन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना ज़्यादातर J-20 को अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा है, जबकि यूएसए का F-35 में से 60 से 70 F-35 अपने सहयोगियों के निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि यूएसए अपने लिए सिर्फ 70 से 75 F-35 ही बना रहा है, जबकि चाइना 100 बना रहा है। इसलिए ज़रूरी है अपनी रक्षा तैयारियों को नए सिरे से डिजाइन करना। वो सिर्फ अमेरिका और चाइना कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं इस बीच में? जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है हम खाली बैठे हुए हैं, हम भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से भी दे रहे हैं। और उसके तहत हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस के निर्यात किया है। ब्रह्मोस दुनिया में सबसे तेज़ी से चलने वाली एक शानदार मिसाइल है, जिसके जाने के बाद चाइना को मिर्ची तो लगनी ही थी। और चाइना ने एक बयान जारी करके कहा था कि भारत को इंश्योर करना चाहिए कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ ना हो। यानी कि ईस्ट एशिया दुनिया का सबसे शांत क्षेत्र, सच बोलें तो एक तरह के ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। इंडो पैसिफिक में अगर वॉर शुरू होती है तो एक गठबंधन की वॉर होगी, जो बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में तबाही ला सकती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई है, युद्ध का कोई विकल्प नहीं है, और युद्ध तो लड़ना ही पड़ता है, और युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। युद्ध की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, कोई कुछ भी बोले, युद्ध तो अवश्यंभावी है।
आज होगा, कल होगा, 100 साल बाद होगा। युद्ध का टालने का एकमात्र तरीका है हाई लेवल की रक्षा तैयारियां। और खुशी की बात यह है, हम लोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, रक्षा तैयारियों के बारे में बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और मैं इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।